हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अधीरा जब अंदर आई तब उसे देखकर वो बोली, अरे अधीरा, ऐसा क्यों मुँह बना रखी है, क्या हुआ तुझे। अधीरा ने आंसू पोंछते हुए सुबकते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं तो लो अपने बेटों को गोद में। श्वेता के कहने पर अधीरा ने डरते हुए कहा, ना बाबा, वो इतना छोटा सा है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी उसे, कहीं गिर गया तो। उसके ये कहने पर अधीर ने कहा, इधर आओ, मैं हेल्प करता हूँ, डरपोक कहीं की। ये कहते हुए उसने बच्चे को अधीरा के हाथ में दिया और उसके पीछे से उसके दोनों हाथों में रखे बच्चे को अपने हाथों से थाम लिया। अधीरा बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश हो रही थी। बच्चे ने जब हल्के से इधर उधर किया तो अधीरा खुशी से अधीर की तरफ देखने लगी और फिर वापस बच्चे को देखने लगी। दोनों काफ़ी खुश थे, पर श्वेता अधीर और अधीरा को इस तरह साथ देखकर न जाने क्या सोचने लगी थी। वो दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा रही थी। अधीर ने धीरे से बच्चे को उठा के पास में रखे पालने पर सुला दिया। फिर सब कमरे से बाहर आए और श्वेता को आराम करने दिया। दाई माँ जब जाने लगी तो अधीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, काकी जी, ये आपका शगुन है, आज आप ना होती तो ना जाने क्या होता। शुक्रिया आने के लिए। ये बोल उसने कुछ पैसे उनके हाथ पर रख दिए और सारे नौकरों को बुलवा के मिठाई बनाने को कहा और उन सबको नेक देकर वो जाने लगा तो अधीरा ने कहा, ठाकुर साहब, आप भूल रहे हैं किसी को, वो भी नेक देना। जब अधीरा ने ये कहा तब अधीर ने पीछे मुड़ के पूछा, किसे भूल रहा हूँ मैं। अधीरा ने जवाब देते हुए कहा, आप अपनी बहन को भूल रहे हैं, सालू को, और किसी जो पद में बच्चे की बुआ लगेगी तो बुआ को तो कुछ देना ही चाहिए, निकाले नेग। उसके ऐसा कहने पर सालू डरते हुए बोली, अरे नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस पर अधीर ने उसे देखते हुए कहा, नहीं सालू, अधीरा ठीक बोल रही है, पर आपके लिए तोहफा हम थोड़ा सोच के देंगे, और अब आप दोनों सबको फ़ोन करके बता दे और तैयारी कर ले, सब लोग जब आएंगे उनका मुंह मीठा कराना है। ये बोल वो चला गया। अधीरा भी मुंह बना के काम पर लग गई। सुबह के 10 बजे महल सबको पता चल गया था कि श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया है। राधा जी और विवेक जी को भी ये बात बता दी गई थी। वो दोनों भी यहाँ आने के लिए निकल गए थे। इधर महल को अच्छे से सजा दिया गया था और बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। अधीरा सालू दोनों 3 बजे से लगी थी इन सब तैयारियों को देखने में। अधीरा श्वेता के कमरे में नाश्ते की प्लेट लेकर चली गई। सालू बाकी काम देखने लगी। अधीरा जब कमरे में आई तब वो लेटी बच्चे के पालने की डोरी को खींच रही थी। अधीरा ने अंदर आते हुए उससे कहा, दीदी चलो कुछ हल्का सा खा लो, तब झुलाओ मेरे लाडले को। ये बोल उसने श्वेता को उठाने के लिए सहारा दिया और उसे बैठा दिया। श्वेता ने बैठते हुए कहा, लाडो अभी नहीं, रुक जाओ, अभी खा लेंगे हम, अभी मन नहीं है, बस अमर जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए और अपने बच्चे को देख ले तो मैं खा लूँगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी बहुत सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। अधीरा ने खिड़की से झाँक के देखी तो सब आ चुके थे। बहुत खुशी दिख रही थी सबके चेहरे पर, लेकिन कुछ लोग थे जो शायद खुश नहीं लग रहे थे। अधीरा ने सबको आया देखकर श्वेता से बोली, लो आपके भगवान जी ने सुन लिया, आ गए जीजा जी। सब लोग सीधा श्वेता के कमरे में आ गए। श्वेता सबको देखकर उठने लगी तो सुरभि जी उससे बोली, अरे लेटी रहो बहू, अभी कमजोरी बहुत होगी तुम्हें। ये कहते हुए वो श्वेता के पास आ गई। धीरे धीरे सब अंदर आए। कविता जी, अवनी, विक्रांत और बड़े ठाकुर जी भी अंदर आ गए। अधीरा ने बच्चे को उठा के सबसे पहले सुरभि जी की गोद में देती है। सुरभि जी ने बच्चे को लेते हुए बोली, अरे वाह, ये तो हमारे बेटे पर गया है और आंखें तो बिल्कुल हमारी बेटी पर गई है। शुक्रिया बेटा इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। ये कहते हुए उन्होंने बच्चे के माथे पर हल्के से चूम लिया। धीरे धीरे सबने बच्चे को देखा, पर अवनी बच्चे को सिर्फ दूर से ही देख रही थी। सब श्वेता को आराम करने का बोल के चले गए, पर जब अवनी जाने को हुई तो श्वेता ने कहा, बड़ी भाभी सुनो,
उसके ये बोलते ही अधीरा और अमर ने उसे देखा। अवनी ने पीछे मुड़ के कहा, हाँ बोलो श्वेता। अमर जो अभी बच्चे को हाथ में लेकर खिला रहे थे, उसे श्वेता ने इशारों से बच्चे को अवनी की गोद में देने को बोली। अवनी ने ये देखकर बोली, नहीं श्वेता, बच्चे को हमारी गोद में मत दो, कहीं कुछ हो गया तो। इस पर अमर ने कहा, अरे माँ की गोद में कभी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता बड़ी भाभी, आखिर आप इसकी बड़ी माँ हैं और ये आपका बेटा है, लीजिए इसे गोद में। ये बोलते हुए उसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। अवनी ने बच्चे को गोद में लिया तो एक अलग एहसास उसके अंदर आ गया। उसने भारी नजरों से बच्चे को देखी और अपने आँखों से काजल निकाल के उसके माथे पर लगाया कि उसकी नज़र उतार ली। बच्चे ने भी हल्के से अवनी की उंगली अपने नन्हे नन्हे हाथों में जकड़ ली, जिसे देखकर अवनी ने कहा, भगवान करे इसे दुनिया की हर खुशी मिले। ये बोल उसने कुछ देर उसके साथ प्यार से बात की और फिर वो वापस बाहर चली गई। उसके साथ अधीरा भी बाहर आ गई। उनके जाने के बाद अमर बच्चे को लेकर आया, पालने में सुला दिया और फिर श्वेता के पास आकर बैठ के बातें करने लगा। रात का वक्त, श्वेता का कमरा, अधीरा, अधीर, सालू, अवनी और अमर सभी श्वेता के कमरे में थे। सभी बच्चे से खेल रहे थे। अवनी श्वेता के सर पर सरसों का तेल रख रही थी और उसकी मालिश भी कर रही थी। श्वेता बैठी सबकी बातों पर हंसे जा रही थी। अधीर अधीरा को देख रहा था, जो बच्चे को अपनी गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ राधा जी आ गई और अधीरा के हाथ से बच्चे को लेते हुए बोली, अरे मनहूस, क्यों मेरे नाती के पीछे पड़ी हुई है? अपना ये मनहूस साया लेकर शर्म नहीं आती जो ऐसे हर बार चली आती है? बोला था ना तुझसे कि दूर रहना, अगर कुछ हो जाता तो। एक अपशगुन होते होते बचा, अच्छा हुआ मेरे नाती को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। माँ को पैदा होते खा गई, बाप का पता नहीं, और चली आई मेरे नाती को गोद में खिलाने। जा यहाँ से दोबारा मत आयो जब तक इसका नामकरण ना हो जाए। उनकी आवाज़ सुन सब कोई वहाँ आ गए थे। अधीरा तो ये सब सुनकर वहाँ से रोते हुए भाग गई। विवेक जी नहीं आ पाए थे, उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था। राधा जी अकेले आई थी और आते ही ये सब बोल गई थी। अधीरा के जाने के बाद अधीर ने श्वेता से पहले ही राधा जी से बोला, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अधीरा से इतनी नफरत क्यों है? आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया है? मैं जब से आया देख रहा हूँ, आप हर बात पर उसे बोलती रहती हैं। एक बात ध्यान से सुन ले, आपके जितने दिन आप यहाँ हैं, अगर गलती से आपकी वजह से अधीरा की आंखों में जरा सा भी आंसू का एक कतरा दिखा तो मैं आपको उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। छोटी भाभी की माँ है इसलिए कह के छोड़ दे रहा हूँ। आज अगली बार ऐसा ना हो, वरना आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोल अधीर गुस्से में वहाँ से निकल गया। सब लोग खड़े ये सब देख रहे थे। राधा जी ने सुरभि जी को देखते हुए कहा, वो मुझे इतना कुछ कहकर गया पर आपने कुछ नहीं कहा ठकुराइन, आखिर यही तमीज़ है उसकी। उनके ये कहने पर सुरभि जी ने कहा, तमीज़ भी थी जो वो आपको सिर्फ बोल के गया, वरना जिस तरह की आपकी हरकत थी उस पर वो बहुत कुछ कर सकता था। अच्छा होगा कि आप उसकी बात याद रखें। खुशी से आई हैं तो खुशी से जाएं भी। ये बोल वो भी चली गई और उनके पीछे बाकी सब भी। पर भवानी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने अपने सातिर दिमाग को चला लिया था। इधर अधीर जब अधीरा के कमरे में आया तो वो नहीं थी वहाँ। वो भागते हुए छत पर गया जहाँ बारिश में अधीरा भीगते हुए रोए जा रही थी। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके आंसू भी बारिश के पानी में घुले जा रहे थे। अधीर ने उसे ऐसे रोते हुए भीगते हुए देखा तो उसके पास आया। उसने अधीरा को पकड़ते हुए कहा, अधीरा चलो, इतनी बारिश में आप बीमार हो जाओगी और रोना बंद करो आप। ये सब क्या है? आपको तो पता है ना, उनका तो काम ही ये है, जिसको चाहती हैं बोल देती हैं वो। आप उनकी बात क्यों हर बार दिल पर लेती हैं? आप मत सुने उनकी बात। यह कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे अपने पास करते हुए उससे फिर बोला, अधीरा शांत हो जाओ प्लीज़।
ना जाने क्यों आज अधीर बुरी तरह बेचैन था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अधीरा उसके सीने से लगकर बोली, ठाकुर साहब, क्यों बार बार मासी मुझे ऐसे धुतकार देती हैं? आखिर मैंने इतना बुरा क्या कर दिया जो वो ऐसे हर बार मुझे बोल देती हैं? मेरी क्या गलती है ठाकुर साहब? क्यों हर बार वो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं नाजायज हूँ? मैंने कहा था क्या भगवान से कि मुझे भेजे? आखिर क्यों? ये बोलते हुए वो उसके सीने से बस लगी रोए जा रही थी। अधीरा के दर्द को देखकर उसे अपने बाहों में भरे जा रहा था। उसने रोते हुए अधीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे देखते हुए कहा, अधीरा शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। आज से आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। आप शांत रहें, देखे शांत हो। ये कहते हुए अधीर अधीरा को देख रहा था। अधीरा रोई ही जा रही थी। अधीर उसे शांत कराने में लगा था, पर अधीरा जैसे आज शांत ही नहीं हो रही थी। अधीर को ना जाने क्या हुआ। उसने अधीरा के बारिश में भीग रहे चेहरे को अपने बहुत नज़दीक लाया और उसके बारिश से भीगे ओठों को खुद अपने ओठों से छू लिया। यह होते ही अधीरा एकदम से शांत हो गई। उसने अपने आंखें बंद कर रखे थे। अधीरा की सांस जैसे घुटने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या हो रहा था, पर अधीर उसके ओठों के पास आकर बहुत सुकून से किस कर रहा था। अधीरा ने अधीर को धक्का दिया और उसे कांपते ओठों से भीगे चेहरे से देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, पर अधीर बस उसे सुकून भरी नजरों से देख रहा था। अधीरा बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद अधीर ने अपने हाथ फैला के ऊपर आसमान की तरफ चेहरा किए, आंखें बंद किए बोला, अधीरा, बहुत देर हो गई जानने में, पर अब तुम कहीं नहीं जाओगी। आप पर आज से अभी से अधीर सिंह ठाकुर तुम्हारे खरुश ठाकुर का अधिकार हो चुका है, क्योंकि आप उसकी पहली मोहब्बत हो चुकी हैं। हाँ अधीरा, प्यार हो चुका है हमें आपसे, और आप मेरा सुकून बन चुकी हैं। बहुत भाग लिया मैं, पर अब नहीं। आपसे वादा है, जिस सुकून को आपने मुझे दिया है उसे मैं आपकी ज़िंदगी में भर दूंगा। वादा करता हूँ आपको आज के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। यह कहते हुए उसने अपने हाथों को बालों पर फेरा और इस महल की छत से अपने घर की छत पर चला गया। इधर अधीरा अपने कमरे में भीगी हुई आई और दरवाज़ा बंद कर उसे पेट लगा के खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसे एहसास हुआ जैसे उसके चेहरे को अधीर ने पकड़ा हो, और एक बार फिर अधीर के ओठों की वही गर्मी अधीरा अपने ओठों पर महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखों को खोल के देखा तो कोई नहीं था वहाँ। सामने लगे आईने में वो भीगी खड़ी थी। उसके ओठों पर एक अलग ही रंग था। उसने खुद के चेहरे को साफ किया और वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ भवानी ने सब देख लिया था। उसने राधा जी की आंखों में गुस्सा नफरत दोनों को देखा था। अधीरा के लिए अधीर का प्यार और दर्द भी उसे इससे अच्छा मौका क्या मिलता जब वो दोनों से एक साथ अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती थी। उसने एक बहुत सोची समझी चाल बनाई। वो सीधा राधा के कमरे में गई। उसने वहां जाकर देखा तो वो बैठी थी। उसने अंदर जाकर कहा, आपकी आज्ञा हो तो अंदर आ जाऊं मैं? राधा जी ने उसे देखकर बोली, बोलूँगी नहीं तो क्या नहीं आओगी? अरे आप तो गुस्से में लग रही हैं बाई साहब। वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा जब अधीर ने आपसे वो सब कहा। आखिर आप माँ हैं, आपकी आपकी बेटी के लिए फ़िक्र जायज़ है, और आपको जो सही लगा आपने वो सब बोल दिया। इसमें इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अधीर ने सबके सामने आपको सुना दिया। यह कहते हुए वो अंदर आ गई थी। तो आप क्या हमें ताना मारने आई हैं भवानी जी? यह कहते हुए राधा जी उठ खड़ी हुई। इस पर भवानी ने कहा, अरे नहीं राधा जी, मैं तो आपको कहने आई थी कि आखिर आप अधीरा की शादी क्यों नहीं करा देती? अरे उसकी शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी, सविता से दूर, आपसे दूर और इस घर से दूर। तब तो उस मनहूस लड़की का साया किसी की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा। आप भी खुश रहोगी और वो आपको दिखेगी ही नहीं। उसकी बात पर सोचते हुए वो बोली, वैसे बोल तो आप ठीक रही हैं, इसकी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर इतनी जल्दी लड़का? अरे हाँ, ये एक लड़के का रिश्ता लाए थे, मैं उसे ही हाँ बोल देती हूँ।
कल ये आ रहे हैं तभी बात कर लेती हूँ और इस बार इसकी शादी करा के इसे यहाँ से विदा कर देती हूँ। मनहूस कहीं की, ये बहुत अच्छा है। सबकी बातें सुनने से अच्छा है आफत को ही अपने से दूर कर दो और देखो तब तक क्या होगा। बस आप अधीरा से बात कर उसे बोल दो कि जिस लड़के को आप दिखा रही हैं उसके लिए हाँ कर दे। इधर अधीरा गई उधर आपकी मुसीबत भी गई। तब श्वेता भी आपसे नाराज़ नहीं होगी। राधा जी उसकी बात पर बोली, हाँ भवानी जी, आप बोल तो बहुत अच्छी बात रही हैं, तो कल ही बात करती हूँ मैं इस मनहूस को यहाँ से विदा करने की। शुक्रिया मुझे बताने के लिए। यह कहते हुए राधा जी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। भवानी ने सातिर हंसी हंसते हुए बोली, कैसी बातें करती हैं आप, ये तो फर्ज था हमारा। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोल वो कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी चाल शुरू कर दी थी। वो तो अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर खुद से बोली, मुझे नाचने वाली कहा था ना तूने अधीर, देख तेरी मोहब्बत को कैसे सरेआम बेइज्जत करती हूँ। अधीरा की बारात आएगी, दूल्हा भी होगा, पर वो किसी की दुल्हन नहीं बनेगी, क्योंकि वो मैं होने नहीं दूंगी। वो तेरे सामने बदनाम होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर तू कुछ करेगा भी तो बड़े ठाकुर और तेरे बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, और मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये कहते हुए वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई। सुबह का वक्त। महल। सुबह से अधीरा किचन में ही थी, वो बाहर नहीं गई थी। सालू जब रसोई घर में आई तो उसने अधीरा से कहा, दीदी मौसा जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही अधीरा ने खुश होते हुए बोली, क्या मौसा जी आ गए, तो ये देख मैं मिल के आती हूँ। ये कहते हुए वो सब छोड़ के श्वेता के कमरे की तरफ भागी। जब वो अंदर जाने लगी तो उसे सामने ही राधा जी बैठी दिख गई और वो वहीं रुक गई। पर विवेक जी ने ये देखकर बोले, अधीरा बेटा आओ अंदर, रुक क्यों गई, देख तेरा बेटा कितना प्यारा है। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आए और उसकी गोद में बच्चे को देते हुए बोले, ये तो कितने प्यार से चला गया तेरे पास, लगता है इसे भी पता है कि आप इसकी मासी हो, माँ की जैसी हो आप इसकी। पर कुछ लोगों को तो जैसे मासी का मतलब ही नहीं पता। यह कहते हुए उन्होंने राधा जी की तरफ देखा। राधा जी उनके ऐसा कहने पर शांत रही। विवेक जी ने श्वेता और वहाँ खड़े अमर को देखकर बोले, अधीरा के लिए एक लड़का देखा है हमने, बहुत अच्छा है और ख़ानदान भी बहुत बढ़िया है। कल वो सब उसे देखने आ रहे हैं। अधीरा बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। अधीरा ने उनकी तरफ देख बहुत बुझे मन से बोली, नहीं मौसा जी, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। ये बोल वो बच्चे को श्वेता के पास लेटा के जाने लगी तो विवेक जी ने उससे कहा, अधीरा बेटा अगर आप किसी को पसंद करती हो तो वो भी बता देना, हम उससे मिल लेंगे। वो आगे कुछ बोल पाते या कह पाते कि अधीरा ने उनकी बात काटते हुए बोली, नहीं मौसा जी, ऐसा कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आप सब लोग मेरे लिए जो करेंगे, जिसे चुनेंगे, मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। उसके ये कहने पर विवेक जी ने उसके सर पर हाथ रख प्यार से सहलाया। अधीरा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राधा जी भी वहाँ से चली गई। जब वो बाहर गई तब श्वेता ने विवेक जी से पूछा, पापा इसके बारे में एक बार माँ से बात कर लेना, उनकी राय भी ले लीजिएगा, जो भी हो तो आखिर हमारी माँ है। श्वेता के कहने पर विवेक जी बोले, अरे इस लड़के की बात मैं आपकी माँ से बहुत पहले ही कर चुका हूँ, पर पहले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुँह भी खोला तो गंदा ही बोला। मैं भी अधीरा की पढ़ाई को देखकर रुक गया, पर कल रात उन्होंने ही मुझे कहा कि उन्हें बुला लो। और सच मानो श्वेता बेटा, तो अधीरा के लिए ये सब अच्छा होगा कि उसकी शादी हो जाए, वो अपने पति के घर में खुश रहेगी। कम से कम आपकी मम्मी के ताने तो नहीं सुनना होगा। अमर ने ये सुन के कहा, आप ठीक बोल रहे हैं पापा, वैसे भी लाडो की शादी अब कर देनी चाहिए। वो लोग बात कर रहे थे पर श्वेता के मन में कुछ और ही था। वो तो कुछ और ही सोच के बैठी थी, पर विवेक जी के इस फैसले पर वो चुप रही। इधर अधीरा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठी विवेक जी की बातों को सोचने लगी। उसे कल रात अधीर का इस तरह उसके पास आना याद आ गया। उसने खुद को खुद की बाहों में लेते हुए समेट लिया। क्या हो रहा है हे भगवान जी, एक तरफ ये मौसा जी और दूसरी तरफ वो सब।
जो मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। क्यों आखिर ठाकुर साहब इस तरह पास आ गए? उन्होंने कुछ सोचा क्यों नहीं? अच्छा होगा कि मुझे मौसा जी की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ जब राधा जी कमरे में आई तो खुश होते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ मैंने इनसे कल रात ही बात कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चलो अब कल वो लोग इसे देखकर चले जाए और पसंद होके, पर जल्दी ही मैं इसे निपटा दूँ। जाए ये यहाँ से मनहूस कहीं की। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को मसल लिया। दोपहर का वक्त, महल, राज के कमरे में कविता जी और राज अकेले बैठे बातें कर रहे थे। कविता ने राज से बोली, तुम कुछ करो राज, कहीं ये अधीर यहीं न रुक जाए। देख रही हूँ काफ़ी दिन हो गया है इसे यहाँ रुके। महीना ख़त्म होने को आ रहा है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे वापस भेजो, कहीं बाप बेटे में सब ठीक ना हो जाए। इस पर राज ने अपनी माँ से कहा, आप फिक्र मत करो माँ, इस बार कुछ ऐसा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकती। तो अधीर बचेगा नहीं, या फिर इस बार बड़े पापा उसे खुद निकाल देंगे और उसके साथ उस अधीरा को भी घर से बेइज्जत करके निकालना है। बहुत हो गया इन दोनों का मेरे रास्ते में आना, और अब कुछ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात सोचो आप। इस खानदान के आप सबसे बड़े बेटे हैं। कितना बार आपको समझाया कि अच्छे से रखो उसे और अच्छा बर्ताव करो, पर तुम्हें तो जैसे सुनाई ही नहीं देता। कुछ भी करो, पर मुझे अब एक वारिस चाहिए जो तुम्हारे बाद इस घर की गद्दी को देखे। अमर से तो ये उम्मीद भी लगाना छोड़ दिया, उसे जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। अपने बेटे को भी वो अपने जैसा ही बनाने वाला। आप ही खुद की बुद्धि खोल के सोच ले कि आपको क्या करना है। इसमें मैं क्या करूं, जब आपकी बहू ही किसी काम की नहीं है। आपने तो एक ऐसी औरत मेरे सिर मर दी जो मुझे बाप का सुख ही नहीं दे सकती है। मैं ऊब चुका हूँ उस औरत से। ये बोल वो उठ खड़ा हुआ, मुझे तेरा बेटा चाहिए, अब तू देख ले क्या करेगा। ये बोल कविता वहाँ से चली गई। उसके निकलने के बाद अवनी ने उसे जाते हुए देख ली। अवनी ने सब कुछ सुन लिया था। जब वो लोग बातें कर रहे थे तब वो वहीं खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसने खुद से कहा, राज जी, कमी मेरे अंदर नहीं आपके अंदर है, और आपने कितने आराम से कह दिया कि मैं गलत हूँ। पर मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सब हमारे रिश्ते का सच जाने। यह कहते हुए अम्मी ने अपने बहते आंसुओं को साफ किया और वहाँ से चली गई। रात का वक्त, महल, सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठे खाना खा रहे थे। खाने के बीच में विवेक जी ने कहा, बड़े ठाकुर साहब, आपसे एक बात करनी थी, इजाज़त हो तो कहूँ। उनकी बात पर बड़े ठाकुर ने कहा, जी विवेक जी बोले, क्या बात है? वो अधीरा को देखने कल लड़के वाले आने वाले हैं, तो आपसे बिना पूछे यहाँ बुला लिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? उनकी ये बात सुनकर एक वक्त के लिए सुरभि जी और बड़े ठाकुर हैरान रह गए। उन्हें शायद इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर बड़े ठाकुर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे नहीं विवेक जी, अधीरा तो हमारी बेटी जैसी है। इससे अच्छा क्या होगा कि अधीरा का रिश्ता यहाँ से हो, और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी डोली मेरे महल से निकले। यह कहते हुए उन्होंने पास खड़ी अधीरा को देखा, जो उन्हें देखकर बस हल्के से बेमन का मुस्कुरा दी। बड़े ठाकुर ने विवेक जी से पूछा, तो कल किस वक्त आ रहे हैं वो लोग? बता दे आप तो, सारी तैयारी कर दे हम लोग। विवेक जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी कल दोपहर तक आ जाएंगे। उनकी बात सुन बड़े ठाकुर ने सबको तैयारी के लिए बोल दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बाकी सब भी खाना खा के चले गए। वहाँ सिर्फ सालू और अधीरा ही रह गए। अधीरा ने आज सुबह से अधीर को नहीं देखी थी और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। वो बेचैन थी। उसका मन एक तो रिश्ते की बात को लेकर उखड़ा हुआ था, ऊपर से ये अधीर आज सुबह से पता नहीं कहाँ था। जब अधीरा से रहा नहीं गया तो उसने सालू से पूछा, सालू, ये ठाकुर साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं ये खड़ूस सिंह? सालू ने नौकरों को बर्तन देते हुए कहा, अरे दीदी, आपको नहीं पता, भैया तो सुबह ही अपने काम से दूसरे शहर चले गए हैं, कल शाम तक आएंगे शायद। अच्छा चले आप भी खाना खा लें। ये बोल वो रसोई में चली गई।
अदीरा वहीं खड़ी सब देख रही थी। रात के 2 बजे। अदीरा का कमरा। रात के 2 बज चुके थे पर अदीरा को जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद आज उसे अदीर से दूर रहने की बेचैनी थी। वो उठ के खिड़की पर आई और अदीर के घर की तरफ देखने लगी। उसके घर में अंधेरा था, बस बाहर की लाइट्स ऑन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मन उदास था। वो खड़ी खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसे लगा शायद उसका वहम है, पर दोबारा से उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो उसने बिस्तर पर रखा अपना दुपट्टा लिया और बाहर निकल गई। वो बाहर निकलकर इधर-उधर देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। वो वापस आने को हुई तो उसे फिर आवाज़ आई। उसने ध्यान से सुना, आवाज़ अवनी के कमरे से आ रही थी। उसने जल्दी से जाकर उस तरफ अवनी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर सब शांत था। उसने आवाज़ लगाते हुए धीरे से कहा, दीदी। अवनी दीदी, सब ठीक है ना? आप ठीक हो ना? उसके ये कहने पर राज ने गुस्से में दरवाज़ा खोल के उसे देखते हुए कहा, क्या है, इतनी रात को दरवाज़ा क्यों पीट रही है? अदीरा ने डरते हुए कहा, वो अवनी दीदी ठीक है ना? जाकर खुद देख ले, मेरे पास वक्त नहीं है तेरे इन फालतू चीज़ों का जवाब देने का। ये बोल राज वहाँ से चला गया। वो नशे की हालत में था। अदीरा ने उसके जाने के बाद जब कमरे में कदम रखा तो देखा कि कमरा बिखरा हुआ था। जब उसकी नज़र अवनी पर गई तब उसका दिल धक से रह गया। वो आंखें फाड़े खड़ी रही। अवनी बिस्तर पर बेसुध आंखें खोले लेटी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और जगह जगह से फटे भी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जख्म के निशान, पर उसमें खून भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पुराने जख्म हों। अदीरा गेट बंद कर जल्दी से अवनी के पास आई। उसने बिस्तर पर लेटी अवनी को उठाते हुए बोली, दीदी, दीदी आप ठीक हो ना? ये सब क्या है आपकी ये हालत? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? दीदी सुन रही हैं ना आप मुझे? दीदी। ये कहते हुए उसने अवनी को झकझोर दिया। उसके ऐसा करने पर अवनी ने उसकी तरफ देखी और जोर से उसे पकड़ रो दी। अधीरा ने उसे कस के पकड़े शांत कराते हुए बोली, दीदी ये सब क्या है? आपके साथ राजीजा जी ने ऐसा किया, वो आपके पति होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, आप शांत हो जाओ। यह कहते हुए उसने उसके चेहरे को पकड़ के आंसुओं को साफ किया और उसे पानी पिलाते हुए उससे बोली, दीदी मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर आप ये सब सहती क्यों हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी लड़की हैं, फिर भी आप जानती हैं कि ये गलत होता है। इस तरह आपके साथ ज़बरदस्ती करने का अधिकार उन्हें नहीं है। आप किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? आखिर आप कविता काकी या बड़ी माँ से बोली, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। आप क्यों खुद को ऐसे तिल-तिल मार रही हैं? छोड़ के क्यों नहीं चली जाती आप? उसके इस बात पर अवनी ने कहा, किसके पास अदीरा, जिसकी माँ बचपन में चली गई थी। बाबा शादी के बाद मुझे छोड़ गए। चाचा चाची हैं जिन्होंने आज तक दहली भी नहीं पलट कर देखी कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी अदीरा, मुझे उसकी कीमत मेरे बच्चे को मेरी कोख में ही मार देने की कीमत चुकाने से देनी पड़ी थी, जिसका ये नतीजा निकला कि मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। इन्होंने उस बच्चे को मेरी ही कोख में मार डाला था। अदीरा, ये कहते हुए अवनी रोए जा रही थी। अदीरा ये सब सुनकर हैरानी से देख रही थी। अवनी ने उसे बोली, अच्छा है अदीरा कि तुम्हारे अगर बाप ऐसा होता तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं दिया। ऐसा मर्द जो अपने बच्चे को मार डाले, ऐसा बाप जो अपनी बेटी को समाज के डर से छोड़ के भाग जाए, ऐसे बाप से बिना बाप अच्छा है। ये बोल के वो वापस से रोने लगी। अदीरा बैठे उसके दर्द को सुने जा रही थी। आंसू तो अदीरा की आंखों में भी था। उसने अवनी को देखते हुए कहा, दीदी आप इस सब के बारे में बड़े पापा से क्यों नहीं बात करती? क्यों चुप हैं आप? किस चीज़ का डर है? अगर आप नहीं बोल पा रही हैं तो मैं आज अभी इन सब चीज़ों को बड़े पापा को बताऊंगी। ये कहते हुए वो उठ के जाने लगी तो अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, आपको हमारी कसम अदीरा, जो आपने किसी से भी ये बोला, बस ये समझ लो हम नहीं बता सकते, हम मजबूर हैं। आप कभी किसी से कुछ मत कहना और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से शादी करके चली जाओ।
अधीरा मत रहो यहाँ, बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर रहो। उसके ये सब कहने पर अधीरा ने उससे कहा, पर दीदी ऐसा क्या है, आप ये सब क्यों बोल रही हैं, क्या हुआ है? बस जो बोल रही हूँ वो सुन लो और अब अपने कमरे में जाओ। किसी ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो पूछने लगेंगे। जाओ अब तुम यहाँ से जल्दी। उसके ये कहने पर अधीरा वहाँ से उसकी बातों को सोचते हुए चली गई। अधीरा अपने कमरे में आई और सोचने लगी और खुद से बोली, मुझसे भी ज़्यादा तो अपनी दीदी की ज़िंदगी में दर्द है, फिर भी वो कितनी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं। मुझे भी अब मौसा जी की बात को मान लेना चाहिए। ये बोल वो लेट गई और उसकी आंखों से नींद गायब थी। वैसे भी सुबह होने में सिर्फ कुछ ही वक्त ही रह गया था। अधीरा अपने ही ख्यालों और सोच में डूबी हुई थी। सुबह का समय, महल। सुबह से महल में तैयारी हो रही थी अधीरा को देखने आने वाले मेहमानों के लिए। विवेक जी ने नौकरों से सब बोल दिया था कि उन्हें क्या बनाना है और क्या नहीं। इधर श्वेता ने अधीरा के लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवा दिए थे, जिसे लेकर सालू उसके कमरे में आई। देखा तो अधीरा टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ कर खिड़की से बाहर देख रही थी। सालू ने अंदर आते हुए उससे बोली, दीदी आप बैठी हो, अभी 12 बज गए हैं, तैयार नहीं होना है क्या? चले जल्दी तैयार हो। और ये देखे, छोटी भाभी ने आपके लिए ये कपड़े और गहने भेजे हैं, इसमें से पसंद कर लो एक और जल्दी तैयार हो। सालू ने देखा अधीरा उसकी बात सुन और कुछ नहीं बोल रही थी। वो तो बस एक टक बाहर देखे जा रही थी। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर सालू ने उसके कंधे से हिलाते हुए कहा, दीदी कहाँ खोई हो और आप ये अधीर भैया के घर की तरफ क्यों देख रही हैं? चले तैयार हो, उठे। उसके ये कहने पर अधीरा ने बेमन से उठकर बिस्तर के पास आई और वहाँ से रखे कपड़ों में से एक कपड़ा चुन के उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। सालू अपने मन में, पता नहीं इन्हें क्या हुआ, खैर छोड़ो, ये बोल वो गहने निकालने लगी। दूसरी तरफ श्वेता बैठी अपने रूम में सोचे जा रही थी। उसे खामोश देखकर अमर ने कहा, क्या हुआ श्वेता, आप इतनी शांत क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? इस पर श्वेता ने उससे कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि क्या लाडो के लिए ये रिश्ता ठीक होगा। पता नहीं क्या अमर जी, हमें लगता है कि लाडो इस शादी के लिए सिर्फ पापा की वजह से तैयार हुई है। आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थे तब हमने अधीर भैया और अधीरा को जब साथ में देखा तो ऐसा लगा जैसे दोनों में कुछ तो है। अधीर भैया बहुत खुश थे अधीरा के साथ और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि भैया अधीरा की फ़िक्र भी करते हैं। आपने देखा था ना परसों रात को कैसे वो अधीरा के लिए माँ से लड़ गए, जबकि आज तक वो किसी के लिए नहीं बोले हैं। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही अमर ने उसकी बात को बीच में काट दिया और उससे बोला, श्वेता यह आप बहुत ज़्यादा सोच गई हैं। अधीर और किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं कर सकता। अधीरा उसे कहती है ना खड़ूस सिंह, तो वो वही है। अधीर करेला ही, वो मिठाई से भी मीठी हमारी अधीरा से प्यार नहीं कर सकता। देखा नहीं कैसे उसकी बातों पर गुस्सा हो जाता है वो। आप कुछ मत सोचो, बस शांति से आराम करो। उसके कहने पर और श्वेता ने सोचना छोड़ दिया। अधीरा को तैयार करा के जब सालू उसे श्वेता के कमरे में लाई तो उसने देखा सुरभि जी वहीं बैठी थी। सुरभि जी अधीरा को देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो अधीरा बेटा, किसी की नज़र ना लगे। और ये बोल उन्होंने उसकी नज़र उतार दी। श्वेता ने भी उसे देखकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वो ये बोल ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, बड़ी ठुकराइन, मेहमान आ गए हैं, आपको नीचे बुलाया गया है। ये सुनते ही सुरभि जी ने कहा, अच्छा चलो मैं आती हूँ। उनके ये कहने पर नौकर चला गया। सुरभि जी ने सालू की तरफ देखकर बोली, सालू तू अधीरा को कुछ देर बाद ले आना, मैं चलती हूँ। ये बोल वो भी चली गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।